एडिशन करना है, मॉड्यूलो m लिखा है, यानी दो नंबर को ऐड करने के बाद, दो नंबर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको m से, m जो दे रखा होगा उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो बताना है। ऐड होगा अब यहाँ, है ना, एडिशन लिखा है मतलब यहाँ ऐड होगा, ऐड। तो लिखो यहाँ पर लेट a and b be two integers, a and b be two integers, then एडिशन मॉड्यूलर को डिफाइन बातें नहीं करो, a प्लस m प्लस सिंबल होता है एडिशन का जैसे है अपने पास, एंड b और मॉड m। मॉड m यहाँ नहीं लिखते चलेगा क्योंकि आपने बीच में यहाँ प्लस के नीचे m लिख दिया है। अगर मैं सिंपली प्लस लिख दूं तो आप बोलोगे एडिशन ही करना है। सिंपल है, प्लस लिखने का मतलब तो एडिशन हो गया। m क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि जब दोनों नंबर ऐड होंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको m से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है, इसलिए m लिखा है मैंने वहाँ। तो यहाँ जो मैंने मॉड m बाद में लिखा है ये हो सकता है नहीं लिखा हो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो उसका इंडिकेशन नीचे दे दिया। हमने केवल प्लस लिखता तो आप बोलते कि हमको क्या पता डिवाइड करना है कि नहीं। अब प्लस के नीचे m लिखने का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ, दो नंबर जो मैं दूंगा उनको पहले ऐड करो, वो रिजल्ट जो भी आएगा उसको m से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है वो आपको बताना है। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सा रूल है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड a और b 3 और 11 है और डिवाइड आपको 8 से करना है। ऐड करने के बाद 8 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो बताना है आपको। मतलब ऐसा है क्वेश्चन, यहाँ 3 प्लस m, या अभी प्लस लिख दिया मैंने, 11 जो भी रिजल्ट आएगा ब्रैकेट में लिख दिया मॉड 8। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 8 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो बताओ। बोलो 6, 11 प्लस 3 14, 14 में 8 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 6। बस इतना सा क्वेश्चन है और क्या। ऐड करके करना है यहाँ, कभी मल्टीप्लाई होता है कभी ऐड होता है। अब यहाँ क्या करना है? एडिशन करना है, बस ये रूल है। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको डिवाइड करना है आपको, और कुछ नहीं है। चले आगे, क्लियर, सिंपल है बिल्कुल। ऐसे ही एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन आएगा। यहाँ आपको माइनस करने हैं दोनों नंबर्स को, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो आपको पता है ना 3 में डिवाइड जाएगा नहीं, 3 रह जाएगा, 11 में जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6, एक ही बात है। ऐड अलग अलग भी कर सकते हैं, ये तो छोटा है तो ऐड करके कर लो, आप अलग अलग भी लिख लो। 3 का तो 3 रहेगा, 11 में 8 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा, ऐड होगा तो 6 आंसर, चाहे कैसे भी। अब नाउ सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस सिंबल आ जाएगा यहाँ पर बीच में, यानी आपको पहले सब्ट्रैक्ट करने हैं दोनों, फिर उसके बाद उसको डिवाइड m करना है। सब्ट्रैक्ट करना है फिर आपको m से डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेवन और 3, 11 में से 3 को माइनस करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 8 से डिवाइड करना है। मतलब ये हुआ क्वेश्चन का, 11 माइनस 3 ब्रैकेट मॉड 8।
इज इक्वल टू 0। 11 माइनस 3 8 हो गया, 8 में 8 का डिवाइड चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। ये फर्स्ट। सेकेंड पार्ट, मान लो a की वैल्यू है 11, b है 43 और m है 7, यानी 11 माइनस 43 मॉड 7। इसी का पार्ट है सब्ट्रैक्शन वाले का, इसलिए क्या करना है आपको, 11 माइनस 43 मॉड 7 माइनस करने के बाद 7 से डिवाइड करें तो रिजल्ट कितना होगा। याद रखा है मैंने पहले आपको बता रखा, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होगा, एक ज़्यादा चले जाना माइनस में आएगा भी। पहले सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हुआ, माइनस का, अभी आपने सिंपली माइनस ही किया इसलिए मॉड 7 लिख देना, जब आप डिवाइड कर लोगे तब हटा देंगे अपन। अब आप एक आगे चले जाओ, 7 4 जा 28, एक आगे चले जाओ, 7 5 जा 35 में से 32 माइनस कर दिया, रिजल्ट हो गया फाइनल आंसर 3। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर 4 आएगा, वहाँ पर आपका 7 6 जा 42 1 आएगा, 4 माइनस 1 3, ऐसे भी कर सकते हैं। आया 3 कैसे आया, एक आगे चले जाना, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 35 में से 32 गया 3। अगर नेगेटिव आ जाए तो एक आगे चले जाना, जैसे पहले बताया। चले आगे, क्लियर। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का रूल है ये ऐसे सिंबल, डॉट, सर्किल के अंदर डॉट, सर्किल के अंदर डॉट, प्लस नीचे एम लिख दिया एडिशन, माइनस नीचे एम लिख दिया सब्ट्रैक्शन, सर्किल बना के डॉट लिख दिया मल्टीप्लिकेशन। यानी आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद एम से डिवाइड करना है, जो रिजल्ट आएगा वो बता रहा है। सिंबल्स देख लेना आप, याद रखना है ना। मल्टीप्लाई करके एम से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखना है, मतलब ये है सिंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल a is equal to 3, b is equal to 11, m is equal to 8. Now find a, m, b। ऐसे सिंबल आ गया। अब आपको ये सिंबल याद होना चाहिए करना क्या है ना। मतलब a और b को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको 8 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर बताओ। और इंडिविजुअल तो आपको बताइए कर ही सकते हो आप, इंडिविजुअल भी कर सकते हो आप। ये मतलब है 3 इंटू 11 मॉड 8, 3 इंटू 11 33 हो गया, 33 में 8 का डिवाइड हुआ, 8 4 जा 32, रिमाइंडर बचा 1। आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, 3 इधर 3 इधर, 3 इधर बचेगा, 3 तो 3 और ये भी 3 बचेगा, 9 हो जाएगा, 9 में फिर 8 का डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी। ये 1 आया, मतलब समझ में क्लियर। अब लिखो नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलस क्या होता है या कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है। मान लो दो नंबर्स हमारे पास हैं ए और बी, ए और बी, बात नहीं करूँ,
सपोज ए एक इंटीजर है, ए एंड बी भी टू इंटीजर्स, such that A is equal to R, मतलब कोई इंटीजर को m से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर R बच गया। क्या बच गया? रिमाइंडर R बच गया। ठीक है, बात समझ में आई क्या मतलब होता है इसका? कोई इंटीजर a है, उसको m से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r बच गया, एंड b अनदर है, उसको भी हमने m से डिवाइड किया और उसका भी रिमाइंडर r ही बच रहा है, सेम रिमाइंडर बच रहे दोनों के। दो डिफरेंट इंटीजर्स हैं, दोनों को m से डिवाइड करा, रिमाइंडर दोनों के सेम बच रहे हैं, दोनों के सेम रिमाइंडर बच। तो हम कह सकते हैं a mod m is equal to b mod m, कह सकते हैं, बोलो यस। और इसको हम ऐसे लिखते हैं a इक्विवेलेंट टू b mod m, इसको कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। a is congruent to b, a is congruent to b। क्या बोलेंगे? a is congruent to b, यानी एक दोनों जो इंटीजर है a और b वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, जो भी नंबर मैंने आपको दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 29 mod 6 कितना हुआ? क्या टाइम लगाते हो इसी कैलकुलेशन में? 6 4 जा 24 5, ये हुआ। अब मान लेते हैं एक और नंबर मैंने आपको दिया 35 mod 6 कितना हुआ? सबकी आवाज फिर भी नहीं आ रही है, इतने इजी क्वेश्चन पूछे। 5, यही हुआ। तो इसका मतलब हम इसको रिजल्ट को लिखेंगे 29 इज इक्विवेलेंट टू 35 mod 6, ऐसे 29 इज इक्विवेलेंट टू 35 mod 6। कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे या इक्विवेलेंट बोलेंगे, सिंबल 3 लाइंस लगाएंगे कि 29 35 दोनों को 6 से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्लियर? और एक और रिजल्ट, यहाँ पे आपने ये देखा कि a mod m एंड b mod m दोनों r आ रहे हैं। समझ लो ये इक्वेशन 1 है, वो समझ लो इक्वेशन 2 है। दोनों को माइनस करने पर इसमें से उसको माइनस कर रहा हूं मैं, LHS माइनस LHS, RHS माइनस RHS। तो क्या रिजल्ट बना यहाँ? a mod m माइनस b mod m इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर? लेफ्ट साइड राइट साइड माइनस कर दिया, तो राइट साइड में r माइनस r 0 हो गया, लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड कर दी गई। नाउ क्लियर? और हम इसको ऐसे लिख दें a माइनस b mod m इज इक्वल टू 0। mod m को बाद में माइनस करने के बाद करें, आपको पता है इंडिविजुअल डिवाइड करके माइनस करते हैं या माइनस करके डिवाइड करते हैं, एक ही बात होती है। तो इसको ऐसे लिख दिया, माइनस करने के बाद कर रहे हैं, लिख सकते हैं। तो a माइनस बी mod m इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ m हो गया, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब वो मल्टीपल ही कहलाएगा। यही होता है ना रूल, मल्टीपल तो तभी कहेंगे जब रिमाइंडर 0 आ गया, यानी उसकी टेबल में जाएगा, m की टेबल में पूरा डिवाइड जाएगा। तो आप इसको इज अ मल्टीपल ऑफ m की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो रूल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी है कि a माइनस बी दो इंटीजर्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। करने का तरीका क्या हुआ? a में से b माइनस कर लो, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वो कॉन्ग्रुएंट हो, या फिर a को इंडिविजुअली
से डिवाइड निकालो, बी को एम से डिवाइड निकालो, अगर दोनों रिमाइंडर सेम आ गए नाउ देन कॉन्ग्रुएंट हो गए। आई बात तो मैं कैसे चेक करते हैं कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? क्लियर? आगे चलें फिर, ये क्लियर? चलो फिर ये देखे। हाँ बोलो। हाँ वही दे रहे हैं नाउ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू है 41, बी की वैल्यू है 21 और एम की वैल्यू है 5। चेक करो क्या ए और बी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मेथड नंबर 1, 41 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर, 21 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर, अगर दोनों सेम तो कॉन्ग्रुएंट हैं। मेथड नंबर 2, 41 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट को 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, दोनों में से कोई भी मेथड। तो पहला मेथड 41 mod 5 is equal to 1, 5 8 जा 40, 21 mod 5 is equal to 1, 5 4 जा 20, RHS same. Now therefore 41 is equivalent to 21 mod 5 लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर? एक तरीका। दूसरा तरीका 41 a माइनस बी निकाला, 41 माइनस 21 हो गया, दैट इज इक्वल टू 20। फिर हमने कहा नाउ 20 mod 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। माइनस करने के बाद 5 से डिवाइड करके देखा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया नाउ कॉन्ग्रुएंट। a माइनस बी इज इक्वल टू 0 देन कॉन्ग्रुएंट। दोनों में से आपको जो भी तरीका समझ में आए लिखना है वो लिख सकते हो। फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर 41 is congruent to 21 mod 5। नहीं, या तो ये या वो, दोनों एक ही बात तो है भाई। मैंने वो वाला रूल बनाया तो इसी से ही है, माइनस करके तो बनाया मैंने, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो या तो वो तरीका शो कर लो आप, या ये बना लो, कोई भी एक रूल बना लो, दोनों में से जो भी आपको इजी लगता है। क्लियर? आगे चले। ये टाइप, ये वाला पार्ट, ये वाला कॉन्ग्रुएंट वाला क्या होता है? लेट प्रॉपर्टी हेडिंग डाल देना है ना, प्रॉपर्टी नंबर जो भी है वो लिख लेना, या प्रॉपर्टी डाल दो केवल हेडिंग। लेट ए इज इक्विवेलेंट टू बी मॉड एम। इक्वल तो इक्वल होते हैं। मैं अगर ये बोलूं, आप बोलोगे ये कब से होने लग गया, 5 कब से 3 के इक्वल होने लग गया। मैं ये बोलूं और साथ में यहाँ कुछ मेंशन करूं, सपोज करना है ना रफली, ये जरूरी नहीं है इक्वल ऐसे। मतलब ये कि 5 को 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर 3 को भी 2 से डिवाइड करने पर आएगा, सेम आएगा, ये मतलब हुआ। इसलिए इक्विवेलेंट बोलेंगे ना, इक्वल थोड़ी बोल देंगे, इक्वल थोड़ी है। तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी मॉड 5 मॉड एम। पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आई? मतलब ए को एम से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर बी को एम से डिवाइड करने पे बचेगा। अभी अपन ने पढ़ा कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है, ए और बी दोनों को हम एम से डिवाइड करेंगे, सेम रिमाइंडर बचेगा। देन तो ए की पावर के इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू बी की पावर के मॉड एम। यानी ए का स्क्वायर कर दिया, बी का भी स्क्वायर कर दिया, दोनों का स्क्वायर करके एम से डिवाइड करके देखा, आंसर सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक नंबर यहां पर है 27 और यहां मैंने लिख दिया मॉड ऑफ 4, सपोज कितना हुआ 3 रिमाइंडर बच गया है ना। अब मैंने मान लो यहां लिख दिया सपोज 31
मॉड ऑफ 4 अगेन कितना बन गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि 27 इज इक्विवेलेंट टू 31 मॉड 4, ये मतलब हो गया। ठीक है, अब मैं 27 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 27 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 27 का स्क्वायर करा, दैट इज इक्वल टू 27 इंटू 27, यही हुआ। और साथ में है मॉड 4, यानी इंडिविजुअल 27 को 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो रिमाइंडर बचा 3, दोनों बार 3 3, दैट इज इक्वल टू, हो गया। अब फिर डिवाइड करा, रिमाइंडर फाइनली 1 आ गया। ठीक है, अब 54 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर किया, 2 बार 31 लिखा, मॉड 4 चल ही रहा है, दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया, बोलो यही आया, यही आया, बोलो, और फिर फाइनल आंसर बोलो। तो आई बात समझ में, ये वाली ऊपर वाली, यानी दो नंबर अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो उनका स्क्वायर, उनकी क्यूब, उनकी कोई भी पावर भी कॉन्ग्रुएंट ही होगी। समझ में आई बात? A is congruent to B, then A to the power K is always congruent to B की पावर K, कुछ भी कर सकते, कोई भी ले सकता। क्लियर? आगे चलो नेक्स्ट पार्ट, ये रूल क्लियर समझ में आ गया? अब इसका यूज हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा, इस प्रॉपर्टी का बहुत सारे क्वेश्चन में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड 5 की पावर 6 मॉड 4, 5 की पावर 6 मॉड 4, देखिए कौन बताएगा? 1 आंसर। क्या आपने 5 को 6 टाइम इंटू किया? नहीं किया, क्योंकि मैंने केवल 5 लिया पहले, ओनली 5 लिया मैंने, ओनली 5, सिंगल 5 लिया, 4 से इसको डिवाइड करा, 4 से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा, मैंने लिखा 5 इज इक्विवेलेंट टू 1 मॉड 4 होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब मैंने दोनों तरफ होल पावर 6 कर दी, के वाला रूल लगा दिया, दोनों तरफ मैंने होल पावर 6 कर दी, के वाला रूल लगा दिया, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर 5 की पावर 6 इज इक्विवेलेंट टू 1 की पावर 6 मॉड 4 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, और 1 की पावर 6 तो 1 ही होता है, तो दैट इम्प्लाइज 5 की पावर 6 इज इक्विवेलेंट टू 1 मॉड 4 होना चाहिए, ये आंसर। आई बात समझ में? क्या रूल है कि हम क्या करते हैं कि हमको पहले एक सिंगल नंबर 5 ले लेते हैं और उसको 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं रिमाइंडर बचता क्या है। अगर 1 बच जाए तो बहुत इजी है, फिर तो कितनी भी पावर करो 1 ही आंसर आने वाला है। तो ये इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ एक। क्लियर? अब इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे किया गया है ना, एक क्वेश्चन लिखो, तो अभी 2 मिनट तो एकदम टाइम पे थोड़ी शुरू होगी। what time will it be after 12:50 hours if the present time is 9 PM। पक्का? वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं अभी सही है गलत है तुम्हारा। आपको क्या पता है कि जब हम बोलो, अगर हम 12 आवर्स की बात करें तो
अगर अभी एट प्रेजेंट मान लो सपोज रफली 4 बजे शाम की, 12 आवर्स के बाद कितना होगा? आफ्टर 12 आवर्स, अभी 4 बजे शाम की, अभी 12 आवर्स के बाद 4 AM हो जाएगा, 4 PM है, अभी 4 AM हो जाएगा, और 24 आवर्स के बाद 4 PM वापिस हो जाएगा। तो इसका मतलब हर 24 आवर्स के बाद टाइम पूरा रिपीट होता है। 24 आवर्स के बाद टाइम रिपीट होता है। 12 आवर्स के बाद भी रिपीट होगा, लेकिन AM का PM, PM का AM बनता है। तो एक तरह से इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि भाई आपको बताना है 1250 मॉड ऑफ 24 कितना होगा। 24 से मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, क्योंकि 24 के बाद टाइम रिपीट होगा। इसको 24 24 24 24 ब्रेक करूंगा, कितना आया डिवाइड करने पे? 2 आया। नहीं, डिवाइड तो मेरे को भी नहीं आता है, आपको ही आता होगा, तो चौथी क्लास में भेजना है तो बता दो। अब 1250 को 24 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना है, वो काम तो आपको करना है। 2 काटते जाओ, कुछ भी अच्छा था। अब आंसर 6 और 2 कैसे होंगे? एक ही आंसर बताओ ना भाई, डिवाइड करना है, सिंपल। अब मान लिया मैंने 2, लेकिन ये लोग 6 बोल रहे हैं कोई, तो आंसर एक ही तो होगा भाई, 2 कैसे होंगे? फाइनल आंसर बोलो, डिवाइड करना है, सिंपल जैसे करते हो, रिमाइंडर बताना है भाई। तो दैट इज इक्वल टू कितना हुआ? 2 हो गया, बोलो 2 हो गया। अब करंट टाइम था 9 PM, 2 ऐड करो, 9 PM में 2 आवर्स ऐड करो, आंसर 11 PM। ऐसे therefore टाइम इज इक्वल टू 9 PM प्लस 2 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 11 PM। ये आंसर हो गया। लॉजिक तो सिंपल बात है, 9 प्लस 9 के आगे 24 24 24 24 करते जाएंगे, डेज के हिसाब से वो करना है। तो 24 24 24 ऐड करने का मतलब डिवाइड करना ही तो हुआ, आ गया। ऐसे ही डेज का आएगा क्वेश्चन, कल करेंगे डेज में। डेज आज मंडे है, आज के 360 डेज बाद क्या होगा, 320 डेज बाद क्या होगा, तो मॉड 7 आ जाएगा। चलो अब कल बाकी क्वेश्चंस। चलो कॉपी रख लो अपने पास, अभी एक साथ चेक होंगे, क्योंकि आज चेक करने का मतलब ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 9 क्वेश्चन तो वही के वही है जो मैंने करे, 6 ही चेक करना है, इसलिए अगली शीट के टाइम चेक करूँगा। हाँ, एक बात याद रखना, अभी जब मैं कॉपी लूँगा तो मैंने पिछली बार कुछ लिख के दिए थे आपको कॉपी में, नंबर्स क्वेश्चंस करने को, रिपीट करने को, वो भी चेक होंगे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेट के जो गलत किए हुए थे या जो भी था ना, जिसकी कॉपी में जो, वो भी चेक करूँगा नेक्स्ट टाइम। तो अभी अगर किसी ने नहीं किया तो टाइम दे देता हूँ, मैं कर देना।